नमस्कार, मैं अभिषेक क्रमांक 2 सत्र 19-21 का छात्र प्रशिक्षु हूँ। मैं नाट्य कला और शिक्षा पे आधारित प्रायोगिक अभ्यास भाग 3 के अंतर्गत कहानी कथन का विषय दिया गया है, जिसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है ईमानदारी। इस कहानी में नरेंद्र नाम का एक छात्र था जो बचपन से ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और लगनशील था। उसके वर्ग के अन्य साथी नरेंद्र के स्वभाव को बहुत प्रेम करते थे और उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। एक दिन स्कूल में क्लास के ब्रेक के दौरान नरेंद्र अपने दोस्तों से कुछ बातें कर रहे थे और उसके अन्य साथी नरेंद्र की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इसी बीच वर्ग कक्ष में शिक्षक आए और उन्होंने अपना विषय को पढ़ाना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने क्लास के एक अन्य सिरे को देखा कि कुछ छात्र आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने गुस्से से पूछा, क्या चल रहा है? और सभी छात्रों से एक एक करके सवाल किया। कोई छात्र शिक्षक के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। अब बारी नरेंद्र की थी। नरेंद्र बात करते हुए शिक्षक के व्याख्यान को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। शिक्षक ने इससे वही प्रश्न नरेंद्र से भी किया और नरेंद्र ने शिक्षक के सवालों का जवाब पूर्णतः सही ढंग से प्रस्तुत किया। शिक्षक काफी प्रसन्न हुए, लेकिन अभी भी उनका गुस्सा अन्य छात्रों पर कम नहीं हुआ। उन्होंने अन्य छात्रों से बातचीत करने का कारण पूछा और सभी छात्रों का इशारा नरेंद्र की ओर था। उन्होंने सभी छात्रों को सजा सुना दी बेंच पे खड़े होने की, और सभी छात्र बेंच पे खड़े हुए और नरेंद्र भी अपने दोस्तों के साथ बेंच पे खड़ा हुआ। शिक्षक को आश्चर्य हुआ कि नरेंद्र, तुमने तो सही जवाब दिया, फिर तुम क्यों खड़े हुए? तो नरेंद्र ने कहा, गुरुजी, हमारे दोस्त बातें नहीं कर रहे थे, मैं इनसे बातें कर रहा था। शिक्षक नरेंद्र की बातों को सुन के बड़े प्रसन्न हुए। वो इसकी ईमानदारी और इसकी मेधा के कायल हो गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नरेंद्र कोई और नहीं, हम सबों के आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत किसी की आप ना खरीद सकते हैं, ना उसे आप छीन सकते हैं। ये आपको हमेशा अपने मार्ग में और आपके पथ को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है भालू और दो दोस्त। दो करीबी दोस्त जंगल से गुजरने वाले एकांत और खतरनाक रास्ते पर चल रहे थे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, वे डरने लगे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक भालू आ रहा है। एक दोस्त सबसे नजदीकी पेड़ की ओर दौड़ा और फटाफट ऊपर चढ़ गया। दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने मृत का नाटक करते हुए जमीन पर लेट गया। भालू ने जमीन पर लेटे लड़के के पास गया और उसके सिर के चारों ओर सूंघने लगा। लड़के को मरा हुआ जानकर भालू आगे बढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा मित्र नीचे उतरा और उसने अपने दोस्त से पूछा कि भालू ने उसके कान में क्या कहा। उसने जवाब दिया, उन दोस्तों पर भरोसा मत करना जो तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। मेरा नाम है निशु कुमारी। मैं आज जो कहानी कहने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ग्लास का वजन। इस कहानी के लेखक का नाम है जॉन वॉकर। एक समय की बात है,
एक छात्रों से बड़े ऑडिटोरियम में एक प्रोफेसर थी जो मनोविज्ञान का क्लास ले रही थी। वे शायद प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस के बारे में कुछ डिस्कस कर रही थी शायद। उन्होंने एक ग्लास लिया और उसमें थोड़ा पानी था, तो सारे स्टूडेंट्स ने समझा कि शायद ये वही कुछ सवाल पूछेंगे कि ये ग्लास आधा भारी है या आधा भरी हुई है या आधा खाली है। लेकिन उन्होंने पूछा कि इस ग्लास का वजन कितना है जिसे मैंने पकड़ रखा है। तो कुछ बच्चों ने बताया कि ये 8 पाउंड का हो सकता है या 8 आउंस का हो सकता है। फिर प्रोफेसर ने अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाई और कहा कि ये मैटर नहीं करता है कि ग्लास का वजन कितना है, मैटर ये करता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ के रख सकती हूँ। अगर मैं इसे कुछ मिनटों तक पकड़ के रख सकती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है। अगर मैं इसे 1 घंटे पकड़ के रख सकती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द हो सकता है। अगर मैं इसे 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन पकड़ के रख सकती हूँ तो मेरे हाथ में मरोड़ आ सकती है या मैं पैरालाइज्ड भी हो सकती हूँ। इसी प्रकार हमारे दिमाग में स्ट्रेस और वरीज होते हैं। अगर हम इसे थोड़े समय के लिए अपने दिमाग में जगह देते हैं तो ये हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम इसे अपने दिमाग में जकड़े रहते हैं तो ये हमें तब तक तकलीफ देते हैं जब तक हम इसे छोड़ न लें। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्ट्रेस और वरीज को अपने दिमाग में ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं देना चाहिए। मैं सोनल सिन्हा प्रस्तुत हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। मेरे कहानी का शीर्षक है गरीब की उड़ान। एक छोटे से गांव में शकुबाई नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी और किराए के घर में रहती थी। उसके पति के गुजरे 2 साल हो चुके थे और उसका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम रामू था। पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी और रामू की पढ़ाई की जिम्मेदारी सकुबाई पे आ गई थी। सकुबाई रामू को अफसर बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा एक बड़ा अफसर बने और उसका बेटा अफसर बन सके, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करती थी। किसी के घर बर्तन मांजती थी तो किसी के घर खाना बनाती थी और उससे जो पैसे आते थे उसमें वो रामू के पढ़ाई पे खर्च करती थी और घर चलाती थी। एक दिन की बात है, जब सकुबाई काम करने गई तो रामू भी उसके साथ गया। सकुबाई बर्तन मांज रही थी और उसका बेटा वहाँ पे रखा न्यूज़पेपर लेके पढ़ रहा था। तभी उधर से मालकिन आती है और बोलती है, ओए रामू, न्यूज़पेपर पढ़ के क्या तू कलेक्टरी करेगा? इससे अच्छा तो अपनी माँ का हाथ बटाया कर, कुछ तो मदद मिलेगी उसे। तो ये सुनकर रामू बोलता है, मेम साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ और मैं बुक नहीं खरीद सकता, इसीलिए ज़्यादा नॉलेज के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो मालकिन ये सुन के बोलती है कि ये गरीब लोगों के सपने पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, और ऐसे मजाक उड़ाकर वो चली जाती है। सकुबाई को बहुत बुरा लगता है। फिर सकुबाई अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए और मेहनत करती है। वो रामू पढ़ाई में इतना मन लगाता है, वो हमेशा अव्वल आता है। उसकी पढ़ाई का लगन देखते हुए उसके टीचर ने बोला कि अब आगे की पढ़ाई के लिए तू दिल्ली चला जा और तेरी सारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। घर आने के बाद एक दिन, जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला होता है, उस दिन उसकी माँ न्यूज़पेपर लेके आती है और बोलती है, बेटा देख, आज तेरा रिज़ल्ट आने वाला है ना, चेक कर कि रिज़ल्ट आया या नहीं। तो उसका बेटा रिज़ल्ट देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है, बोलता है, माँ मैं पास हो गया, तेरा बेटा अफसर बन गया, माँ तेरा बेटा अफसर बन गया। और माँ खुशी से रोने लगती है और बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। मैं चुलबुल कुमारी गंगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की प्रशिक्षु हूँ। मैं आज आप सबों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है मरता क्या नहीं करता और इस कहानी के लेखक हैं के शिव कुमार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक केरल गांव की है।
वहाँ पे एक विष्णु पोट्टी नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। विष्णु पोट्टी आर्थिक रूप से कमजोर था, परंतु उसे दानवीर कहलाने का बड़ा शौक था। वो प्रत्येक दिन 2-4 लोगों को भोजन पे लेके आता था और उन्हें भोजन कराता था। लक्ष्मी उसकी इस आदत से परेशान हो चुकी थी। उसके मन में एक उपाय सूझा। विष्णु पोट्टी 2 लोगों को लेकर आया और उन्हें बैठा के हाथ मुंह धुलाने के लिए पानी लाने गया। इतने में लक्ष्मी ने क्या किया कि उसने एक मूसल लिया और मेहमानों के ठीक सामने जहाँ पे मेहमानों की नज़र पड़े वहाँ पे जाके बैठ गई और मूसल को दीवार के सहारे रख दिया और मूसल पे फूल, अक्षत, चंदन इत्यादि पूजन की सामग्रियाँ चढ़ा के मूसल की पूजा करने लगी। मेहमानों की नज़र पड़ी। मेहमान बड़े उत्सुक हुए जानने के लिए कि मूसल की पूजा क्यों कर रही है, क्योंकि मूसल की पूजा करते हुए उन्होंने प्रथम बार किसी को देखा था। मेहमान उसके पास गए और उससे पूछने लगे कि हे देवी, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी ने एक बार में उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। मेहमान बार बार इस प्रश्न को दोहराने लगे। तब लक्ष्मी ने बड़ी करुणा भरी आवाज में कहा कि हे मेहमान, मैं आपको क्या बताऊं? मैं पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस मूसल की पूजा कर रही हूँ। मेहमान ने कहा, पाप की भागीदार? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब लक्ष्मी ने कहा कि आप एक वचन दीजिए कि आप इस कहानी को मेरे पति से नहीं कहेंगे। मेहमानों ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पति से कुछ नहीं कहूँगा, पर तुम बताओ कि तुम इस मूसल की पूजा क्यों कर रही हो? तब लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पति मेहमानों को घर पे लेके आते हैं खाना खिलाने के लिए, उसके बाद उन्हीं मेहमानों को इस मूसल से मारते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उससे वह इसे ही अपना धर्म मानते हैं। ऐसा देखकर मेहमान बड़े घबरा गए और वो भाग गए वहाँ से। इतने में विष्णु पोट्टी उधर से आया और उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी से पूछा, ये मेहमान कहाँ गए? मेहमान क्यों भाग गए? लक्ष्मी ने कहा कि मेहमान इस मूसल को मांग रहे थे, पर मैंने कहा कि हमारे घर में एक ही मूसल है, मैं आपको नहीं दे सकती, और वो क्रोधित होकर चले गए। विष्णु पोट्टी बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपनी पत्नी को कहा, मूर्ख, तुमने मेरे मेहमानों को नाराज कर दिया। चलो लाओ ये मूसल, मैं उन्हें अभी देकर आता हूँ। वो मूसल उठाया और मेहमानों के पीछे दौड़ पड़ा। मेरा नाम सौम्या कुमारी है। मैं गंगा ग्लोबल अध्यापक शिक्षण संस्थान में सत्र 19-21 की एक प्रशिक्षु हूँ। मेरा क्रमांक 11 है। प्रायोगिक अभ्यास भाग 3 के अंतर्गत मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेहनती किसान। एक समय की बात है, एक इलाके में लगातार कई महीनों से बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। इलाके के सभी लोग काफ़ी परेशान होते हैं। सभी को लगता है कि प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ के कारण इंद्र देवता उनसे नाराज हो गए हैं और सभी तरह तरह के जप अनुष्ठान करते, पूजा पाठ करते, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी इलाके में एक बूढ़े किसान रहते हैं जो कि सुखाड़ से पहले वाली दिनचर्या की तरह ही रोज़ सवेरे उठते, अपने हाथ में कुदाल लेते और खेत पे काम करने चले जाते। दिन भर अपने खेत की मिट्टी को खोदते और शाम में वापस अपने घर आ जाते। इलाके के सभी लोग उन्हें समझाते कि आप धूप में इस तरीके से काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे और अभी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आपका ठीक ढंग से इलाज संभव हो सके, पर उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रोज़ काम करने जाते। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहे होते हैं तो उनके बचपन के एक मित्र उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि देख भाई, अब तो इलाके में भूखमरी की भी स्थिति हो गई है, तू क्यों बेकार में खेत में काम करने आता है? भूख से तो हम सब मरने वाले हैं ही, और तू खेत में काम कर कर के हम सबसे पहले क्यों मरना चाहता है? तू खेत में काम करने क्यों आता है बेकार में? पहले ये मुझे बता।
तो किसान मुस्कुराते हैं और अपने मित्र को बोलते हैं कि देख, प्रकृति आज हमसे नाराज़ हो गई है, पर वो सब दिन हमसे नाराज़ नहीं रह सकती, वो कभी ना कभी हम पे प्रसन्न ज़रूर होगी। पर मैं नहीं चाहता कि जब प्रकृति हम पे प्रसन्न हो तो मैं रोज़ अपने काम को नहीं कर पाने के कारण अपने काम को भूल जाऊं, या मेरे मन में आलस सी आ जाए और मैं अपने काम को ठीक से नहीं कर पाऊं। इसलिए मैं अपने काम का रोज़ अभ्यास करता हूं। दोनों मित्र बातें करते हैं और शाम हो चुकी होती है तो अपने घर वापस आ जाते हैं, और रात में अचानक से बारिश होती है। सभी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। सभी किसान अपने खेत में फसल बोने की तैयारी करते हैं। फसल लगाई जाती है। जब फसल पक के तैयार होता है तो सभी पाते हैं कि उस बूढ़े किसान के खेत में सबसे अच्छी पैदावार हुई है, और सभी मन ही मन सोचते हैं कि काश हम भी उन बूढ़े किसान की तरह अपने खेत में काम करते ताकि मेरे खेत में भी अच्छी पैदावार होती। और सभी सीखते हैं कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने काम में निरंतर लगे रहना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए। मैं रश्मि कुमारी क्रमांक 13 गंगा ग्लोबल बीएड कॉलेज रमजानपुर के सत्र 19-21 की प्रशिक्षु हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है ज्ञान प्राप्ति की लगन। हरिद्वार में एक संत थे जो अपनी वृद्धावस्था में आने के कारण अत्यंत चिंतित रहते थे। उनकी चिंता का कारण था कि वह अपने ज्ञान के भंडार को भावी पीढ़ी में कैसे सुपुर्द करें। इसके लिए वह ऐसे शिष्य की तलाश में थे जो उनका उत्तराधिकारी बन सके। संत एक दिन सभी शिष्यों को लेकर जंगल की ओर निकले, जहां वह अपने शिष्य को विद्या दे सके। संत चलते रहे। दुर्गम पहाड़, पठार, नदियां, पर्वत इत्यादि आते रहे, परंतु संत नहीं रुके। वह निरंतर 4 दिन 4 रातें चलते रहे। इसी बीच रास्ते में कुछ शिष्य ने शिक्षा लेने का विचार बदल दिया। कुछ 2 दिन चले, फिर वापस घर को लौट गए। कुछ भूख प्यास के कारण घर को चले गए और कुछ शिष्य वहीं बेहोश हो गए, परंतु संत नहीं रुके। अंत में संत एक कुटिया पहुँचे, जहाँ उनके पास अब केवल 2 ही शिष्य थे। संत दोनों शिष्यों को लेकर उस कुटिया में चले गए। संत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अब मैं तुम्हें यहाँ अपनी सारी विद्याएं प्रदान करूँगा। तुम्हें गेहूँ से हीरा बनाने की विद्या का अभ्यास कराऊँगा। इतना कहकर संत ने दोनों शिष्यों के हाथों में एक एक गेहूँ का दाना दिया और मंत्र उच्चारण करने को कहा। एक शिष्य तो मंत्र उच्चारण करते करते ही बेहोश हो गया, जिसके कारण गेहूँ से हीरा नहीं बन सका। दूसरे शिष्य ने शुद्धता से मंत्र का उच्चारण किया और गेहूं से हीरा बन गया। क्योंकि इस विषय में उस छात्र की इच्छा शक्ति थी, लगन थी, जिसके कारण वह भूख, प्यास, थकान इत्यादि पर विजय पा लिया था। वह शिष्य अपने गुरु के हर एक शब्द का पालन करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था, इसलिए वह अन्य शिष्यों से अलग था। अब संत ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए उस शिष्य की झोली में अपना सारा ज्ञान का भंडार डाल दिया, क्योंकि वह शिष्य इस ज्ञान का सच्चा अधिकारी था। नमस्ते, मेरा नाम कनु प्रिया है। मैं गंगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन रमजानपुर बेगूसराय से सत्र 2019-21 में बीएड की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। आज हमें नाट्य कला और शिक्षा के प्रायोगिक अभ्यास भाग 3 में कहानी कथन का विषय दिया गया है और मेरी कहानी का शीर्षक है बालवीर। बालवीर एक 7 वर्ष के वल्लभ नाम के लड़के की कहानी है। वल्लभ को पढ़ने में बहुत रुचि थी। वह कक्षा में अपने गुरु की बातें बहुत ध्यान से सुनता, बेहतरीन प्रदर्शन करता। उसकी पाठशाला उसके गांव से बहुत दूर थी, रास्ते भी सरल नहीं थे, पर वह उन्हीं ऊंची नीची संकरे रास्तों से नित्य पाठशाला जाया करता। हर दिन की तरह वह आज भी पाठशाला जा रहा था तो उसके पैर में कुछ चुभा। उसने नीचे झुककर देखा तो उसके पैर की उंगलियों से खून आ रहे थे। इस बार उसने नीचे झुककर देखा कि उसे चोट किससे लगी और देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर और नुकीला भी पड़ा हुआ था, जिससे टकराकर उसके पैर में चोट आ गई थी। उसने निश्चय किया कि वह इस पत्थर को रास्ते से हटाएगा। उसने अपनी चोट की चिंता नहीं की
और पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगा। पत्थर बड़ा था, भारी था, तो समय लगा और उसके मित्रों की टोली उसे छोड़कर आगे निकल गई। परंतु वल्लभ हिला नहीं, वह लगातार प्रयास करता रहा और उसे उसके प्रयास में सफलता मिली। उसने सफलतापूर्वक पत्थर को रास्ते से हटा दिया और गड्ढे में मिट्टी भर दिया। परंतु इस कार्य से उसे पाठशाला पहुंचने में आज विलंब हुआ। वह देर से कक्षा में पहुंचा। गुरु के पूछने पे कि उसे विलंब क्यों हुआ, उसने सारी कहानी बताई। गुरुजी ने प्रसन्न होकर वल्लभ से कहा, वल्लभ, मुझे तुम पर गर्व है। उसे शाबाशी दिया और फिर उसके पैर की चोट पे मरहम भी लगाया। क्या आपको पता है ये वल्लभ कौन था? ये वल्लभ कोई और नहीं, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये छोटी सी कहानी उनकी जीवनी का हिस्सा है। अजीत कुमार, आज मैं आप लोगों को विद्यापति द्वारा रचित आलस्य कथा का संक्षिप्त में वर्णन करने जा रहा हूँ। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहते थे, जिनका स्वभाव दानशील एवं करुणामयी था। वह अपने राज्य में आलसियों के लिए एक आलस्यशाला का निर्माण किया, जहाँ मुफ्त में रहने एवं भोजन की व्यवस्था की गई। सर्वप्रथम उस आलस्यशाला में 4 आलसी रहते थे। उन्हें मुफ्त में प्रतिदिन भोजन मिलता था। इस प्रकार वहाँ के स्थानीय लोगों ने देखकर सोचा कि मैं भी वहाँ जाकर मुफ्त में भोजन कर सकता हूँ और रह सकता हूँ। दिन प्रतिदिन आलस्यशाला में आलसियों की संख्या बढ़ने लगा। मंत्री सोचने लगे कि इस राज्य में आलसियों की संख्या इतनी बढ़ रही है। वास्तविक आलसी की पहचान के लिए मंत्रियों ने एक उपाय सोचा और एक रात आलस्यशाला में आग लगा दिया। जो धूर्त आलसी था वह सभी आग को देखकर भाग गया, परंतु उसमें 4 आलसी सोया रह गया। जब प्रथम आलसी जगते हैं तो उन्हें बाहर शोरगुल की आवाज़ सुनाई देती है। उन्होंने दूसरे को जगाते हैं और बोलते हैं, भाई देखो बाहर शोरगुल हो रहा है। तो दूसरे ने बोला, रे भाई आग लग गया है। इस प्रकार तीसरे जगते हैं और बोलते हैं, इस संसार में कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो मुझे इस आग से बचा सकता है। तो चौथे जगते हैं और बोलते हैं, रे बाचाला, तुम सब आपस में इतने क्यों शोरगुल कर रहे हो, सो जाओ। और इस प्रकार चारों सो जाते हैं। सभी धार्मिक पुरुष मिलकर उन चारों को आग से बचाते हैं। काजल कुमारी है। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह कहानी एक बूढ़े किसान और उसके 3 बेटों के बारे में है, जिसका शीर्षक है गरा खजाना। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, जिसके 3 बेटे थे। वे काफ़ी जवान और हट्टे कट्टे थे, पर वे बहुत ही आलसी थे। पिताजी की कमाई को उड़ाने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। मेहनत करके पैसा कमाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक दिन किसान ने अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मैंने अपने खेत में तुम लोगों के लिए छोटे मोटे खजाने गाड़ रखे हैं। तुम लोग खेत को खोद डालो और खजाने को आपस में बांट लो। दूसरे ही दिन किसान के 3 बेटे कुदालियाँ लेकर खेत पे गए और खेत की 1-1 इंच ज़मीन खोद डाले, पर उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। यह देखकर वे काफ़ी निराश हो गए और निराश होकर पिताजी के पास वापस आए। उन लोगों ने पिताजी से कहा, पिताजी हमने तो खेत की 1-1 इंच ज़मीन खोद डाली, पर हमें तो कोई खजाना नहीं मिला। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने खेत की काफ़ी अच्छी खुदाई की है, आओ मेरे साथ चलो, हम इसकी बुआई करते हैं। बाप बेटों ने मिलकर खेत की काफ़ी अच्छी बुआई की। संयोग से उस वर्ष बरसात भी समय पर और काफ़ी अच्छी हुई। फसल की शोभा देखते ही बनती थी। किसान के 3 बेटों ने किसान को लहलहाती फसल दिखाया।
यह देखकर उसके पिताजी काफ़ी खुश हुए और बोले, वाह, यही तो वो खजाना है जिसे मैं तुम लोगों को सौंपना चाहता हूँ। अगर तुम लोग हर वर्ष इसी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें इसी प्रकार का खजाना हर वर्ष मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में मेहनत करते हैं तो हम भी अपने जीवन में खजाने को हासिल कर सकते हैं। यहाँ खजाने से तात्पर्य है लक्ष्य का। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम कुमारी सोनल है। मैं आज आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भेड़िया आया भेड़िया आया। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह अपनी बकरियों को चराने के लिए पास के ही जंगल में जाया करता था। वह रोज़ सुबह निकलता था और शाम में सारी बकरियों को लेकर वापस आता था। रोज़ दिन वह एक ही काम करते करते बोर हो गया था। उसने सोचा, चलो आज कुछ मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। गांव वालों ने जब उस बालक की आवाज़ सुनी तो उन लोगों को जो भी मिला, लाठी, भाला, डंडा, पत्थर सब उठा के लेते आए, दौड़ते हुए आए। तो जब यहाँ पहुँचे तो देखे बकरियाँ अपनी जगह पे आराम से चर रही थी और बालक ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तो गांव वालों को तो बहुत गुस्सा आया कि अरे इसने हम लोग को बेवकूफ़ बनाया। पर उन्होंने सोचा, चलो बालक है, हम छोड़ देते हैं। अब तो बालक बहुत खुश था। उस चरवाहे बालक को अब आदत सी हो गई थी मजाक करने की, झूठ बोलने की, मस्ती करने की। वो ऐसे ही काम किया करता था। एक दिन वह ऐसे ही बकरी को चराने के लिए ले गया जंगल। वहाँ पे उसने देखा कि 2 भेड़ियाँ आ रहे थे। अब तो उसे डर लगने लगा। डर से वो कांपने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। गांव वालों ने जब सुना तो उन्हें लगा, अरे इसकी तो आदत सी हो गई है कि ये भेड़िया आया, ये झूठ बोलना, वो झूठ बोलना। चलो आज भी वो मजाक ही कर रहा था। गांव वाले ये समझ के नहीं आए। वहाँ पे भेड़िया आया और किसी को ना देख के सारी बकरियों को खा गया। जब वह चरवाहा बालक जब वह वापस आया गाँव में तो अपनी सारी कहानी बताई गाँव वालों को। गांव वालों ने डांट भी लगाई और उसके माता पिता ने भी डांट लगाई और वो भी बहुत पछता रहा था कि मैं झूठ क्यों बोलता हूँ। उसने वादा किया कि अब से वो मजाक नहीं करेगा, ना ही झूठ बोलेगा। इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम बार बार झूठ बोलेंगे तो हमारे सच पे भी कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए हमेशा सच बोलनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम शोभा कुमारी है, क्रमांक 26, सेशन 2019-21। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है प्रकृति का न्याय। 2 लड़के बाग में खेल रहे थे। अचानक उनकी नज़र जामुन के पेड़ पर पड़ी। जामुन को देखते उनके मुंह में पानी आ गया। वे जामुन को खाना चाहते थे मगर पेड़ इतना ऊंचा था कि वो जामुन को कैसे तोड़ते। समस्या बहुत ही विकट थी। एक लड़के ने कहा, प्रकृति भी बहुत ही अन्याय करती है। अब देखो, जामुन जैसे इतने छोटे फल इतने बड़े पेड़ पर लगते हैं और खरबूजे जैसे इतने बड़े फल बेल से लटके जमीन पर नजर आते हैं। इस पर दूसरे लड़के ने सहमति जताई। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी बात में दम है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। प्रकृति ने छोटे बड़े अनुपात का ध्यान क्यों नहीं रखा? अब यह भी कोई तुक भी भला, इतने छोटे से फल के लिए इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ना पड़े। मेरा तो मानना है प्रकृति भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है। तभी अचानक एक जामुन का गुच्छा एक लड़के के सिर पर आ गिरा। उसने ऊपर की ओर देखा मगर कुछ नहीं कहा। इस पर दूसरे लड़के ने कहा, मित्र, अभी हम तुरंत प्रकृति की आलोचना कर रहे थे और प्रकृति ने हमें सबक सिखा दिया। अब सोचो, इस छोटे से फल के जगह कोई बड़ा फल तुम्हारे सिर पर गिरता तो क्या होता? तुम्हारा सिर फूट सकता था, तुम बच भी नहीं सकते थे। हाँ, प्रकृति जो भी करती है अच्छा करती है, वह अपने आप में संपूर्ण है। यह उस लड़के ने कहा जिसके सिर पर जामुन का गुच्छा गिरा था। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें प्रकृति को कभी दोष नहीं देना चाहिए। वह जो भी करती है अच्छा करती है। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मिथिलेश। आज
हिंदी का एक अति लघु कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एक लोटा दूध। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में काफ़ी दिनों से बारिश नहीं होने के कारण वहाँ सुखाड़ पड़ गया। धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर होती गई, यहाँ तक कि लोग भी मरने लगे। एक दिन गांव के लोग इस समस्या को लेकर गांव के आचार्य के पास गए। आचार्य ने बारिश को लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। हार कर उसने कहा कि अब इस समस्या का समाधान सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है, इसलिए आप सभी लोग भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके और हम सबका जान भी बच सके। लोगों ने ऐसा ही किया। हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान की प्रार्थना शुरू की। तभी उस समय वहाँ एक देवदूत प्रकट हुआ और बोला, इस समस्या के समाधान के लिए आज रात आप सभी को एक कुएं में एक एक लोटा दूध कुएं के अंदर बिना झांके डालना होगा। फलस्वरूप कल सुबह अवश्य बारिश होगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। समाधान जानकर सभी लोग खुश हुए और ऐसा ही करने का निश्चय किया। रात हुई, सभी लोग एक एक लोटा दूध लेकर बारी बारी से डालने लगे। लेकिन उस गांव का एक कंजूस आदमी सोचा, गांव में हजारों लोग हैं, सभी एक एक लोटा दूध कुआं में डालेंगे तो हजारों लोटा दूध होगा। हजारों लोटा दूध में सिर्फ मैं एक लोटा दूध के जगह एक लोटा पानी डाल दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उसने ऐसा ही किया। सुबह हुई, सभी लोग बारिश की आशा देखने लगे, लेकिन बारिश की कहीं नामो निशान भी नहीं था। ऐसा देखकर हार कर सभी लोग कुएं में झांक कर देखने गए। देखकर हैरान रह गए, इसलिए क्योंकि पानी के सिवाय कुआं में एक बूंद भी दूध नहीं था। सभी लोग मन ही मन समझ गए कि बारिश क्यों नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी लोग उस कंजूस की भांति ही एक एक लोटा दूध की जगह एक एक लोटा पानी डाले थे। इसलिए कहा जाता है, खुद सुंदर तो जग सुंदर, और अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। नमस्ते, मैं वर्षा कुमारी, क्रमांक 33, सत्र 19-21, गंगा ग्लोबल बीएड कॉलेज रमजानपुर बेगूसराय की प्रशिक्षु हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सही समझ। एक समय की बात है, एक गुरुजी के 3 शिष्य थे। गुरुजी ने अपने तीनों शिष्य को एक पोटली में कुछ दाल के दाने बांध कर दिए और कहा, इन तीनों दाने को अपने अनुसार उपयोग करें और मुझसे 1 साल बाद आकर मिलें। तीनों शिष्य ने अपनी अपनी पोटली ली और घर को चल दिए। पहले शिष्य ने पोटली खोली और देखा, इसमें तो मात्र चने के कुछ दाने हैं। उसने वो दाने को पूजा के स्थान पर रखकर ये समझा कि गुरुजी का ये तो प्रसाद है और रोज़ उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने देखा, इसमें चने के कुछ दाने हैं। उसने उसकी दाल बनाई और खुद खाई और अपने परिवार को खिलाया। उधर तीसरे शिष्य ने देखा और सोचा, गुरुजी ने चने के दाने दिए हैं, जरूर इसमें कोई रहस्य है। उसने उस दाने को खेत में बो दिया। 1 साल बाद उसने देखा, उसमें खूब सारी दाल लगी है, जिससे जो भी आता उसे वो खूब दाल रोटी खिलाता। 1 साल बाद तीनों शिष्य ने गुरुजी के पास आने का निर्णय लिया और तीनों ने एक एक कर गुरुजी को बताया क्या क्या उन्होंने उस पोटली के साथ किया। गुरुजी ने बताया, मैंने एक जैसा ज्ञान सबको दिया, पर सब ने अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी ज्ञान को उठाया। यही सब हमारे साथ भी होता है। एक क्लास में टीचर सब बच्चे को एक सा पढ़ाते हैं, पर कोई बच्चा टॉप करता है, कोई बच्चा फेल करता है। हम अपनी बुद्धि को कितना स्थिर करते हैं और कैसे अपने दिमाग को यूज करते हैं, यही हमारे जीवन की दिशा को निश्चित करता है। इसलिए हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखें, सीखते चले और जीवन को अच्छा बनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम जिज्ञासा कुमारी है और मैं जो कहानी कहने जा रही हूँ उसका शीर्षक है 2 घरे और उनके लेखक हैं
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 2 घरे थे, उनमें से एक घड़ा मिट्टी का बना हुआ था और एक घड़ा पीतल का। दोनों घड़े नदी के किनारे पे रखे हुए थे। उसी समय नदी में बाढ़ आ गई और दोनों घड़े नदी के बहाव में बहते चले गए। काफ़ी समय तक मिट्टी वाले घड़े ने पीतल वाले घड़े से फासला रखना चाहा। यह देखकर पीतल वाले घड़े ने कहा, तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के ना लगाऊंगा। इस पर मिट्टी वाले घड़े ने कहा, तुम मुझे जानबूझकर धक्के ना लगाओगे, यह सही है, मगर नदी के तेज बहाव के कारण हम एक दूसरे से ज़रूर टकराएंगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम चाहकर भी मुझे ना बचा पाओगे और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि हम दोनों अलग अलग ही रहें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिससे हमारा नुकसान हो रहा हो उससे हमें दूर ही रहना चाहिए, चाहे वह उस समय के लिए हमारा मित्र ही क्यों ना हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार दिनकर गंगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के सत्र 19-21 का छात्र हूँ। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है गूंगा बहरा मल्लाह और ज्ञानी पंडित। सुलेहपुर गांव में विद्याधर नाम का एक ज्ञानी पंडित रहते थे। उसे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। अक्सर गांव के लोगों से तर्क वितर्क किया करते थे। एक समय की बात है, गांव के लोगों ने विद्याधर से कहा कि पास के ही नगर में बहुत ही विद्वान लोग रहते हैं। विद्याधर ने सोचा क्यों नहीं उनसे जाकर कुछ तर्क वितर्क कर लिया जाए। उन्होंने अपनी पोथी और थैला लिया और उस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में नदी के किनारे एक मल्लाह अपने नाव पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहा था। गिरधर वहां पहुंचा और उन्होंने कहा कि मुझे बगल के गांव छोड़ दो। रास्ते में गिरधर ने मल्लाह से बात करते हुए कहा कि बात करने की कोशिश की। इस पर मल्लाह ने कुछ नहीं सुना और बोला। तो गिरधर को लगा ये गूंगा बहरा है, इसलिए उन्होंने इशारा में बात करने का विचार किया। गिरधर ने इशारा में बताया कि पृथ्वी गोल है। मल्लाह को समझ आया कि ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें लड्डू अच्छा लगता है। इस पर उन्होंने कहा हाँ, मुझे लड्डू बहुत पसंद है। उसके बाद गिरधर ने बताया कि वेद 4 होते हैं। मल्लाह को समझ आया कि पंडित जी बता रहे हैं कि तुम्हें लड्डू खाना है। इस पर मल्लाह ने कहा मैं एक बार में 4 लड्डू खा सकता हूँ। उसके बाद कुछ देर बाद फिर मल्लाह ने कहा कि यहाँ के इस गांव के लोग एक बार में 5 लड्डू खा सकते हैं। गिरधर ने सोचा कि ये बता रहा है कि 5 वेद होते हैं। गिरधर ने सोचा मैं तो जानता हूँ 4 ही वेद होते हैं, लेकिन उस गांव के लोग हमसे अत्यधिक ज्ञानी हैं, इसलिए बता रहे हैं 5 वेद होते हैं। गिरधर ने सोचा कि मुझे अब अपने गांव ही लौट जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने पर मेरी बेइज्जती होगी और मुझे सब मूर्ख कहेंगे। इस पर उन्होंने अपने गांव की ओर लौट पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती। मैं संगीता आज आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हर सिक्के के 2 पहलू। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती से चला जा रहा था और बीच बीच में रुकता और अपने पैरों के बने हुए निशान को देख के बहुत ही खुश होता। फिर आगे बढ़ता जाता, फिर बीच बीच में रुककर अपने पैरों के बने हुए निशान से बनी हुई डिज़ाइन को देखता और बहुत ही खुश होता। अचानक से एक लहर आई और उसके सारे पैरों के बने हुए निशान मिट गए। इस बात को देखकर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने लहर को बोला, ऐ लहर, मैं तो तुम्हें अपना मित्र मानता था, तुमने मेरे पैरों के बने हुए निशान को मिटा दिए, कैसे मित्र हो तुम? इस बात पे लहर बोली, ऐ मित्र,
देखो मछुआरे आ रहे हैं। वो अब पैरों के निशान को देख के केकड़ों को पकड़ रहे हैं। कहीं वो तुम्हें ना पकड़ ले, बस इसलिए मैंने सारे पैरों के निशान मिटा दिए। इस बात पर केकड़े को बहुत ही आत्मग्लानि हुई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार किसी के कार्य को सिर्फ देखकर हमें किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बना लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। धन्यवाद। मैं अनुपम कुमारी क्रमांक 46 सत्र 2019-21 की छात्रा हूँ। मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा, जिसके लेखक हैं पंचतंत्र विष्णु शर्मा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नज़र ऊपर गई। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज़ के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? थैंक यू।